वो तो कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा। आपने दोनों दावों को काउंटर किया है कि वो देश बिकने भी दे रहे हैं और झुकने भी दे रहे हैं। मैं तो उनको देख कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जो सच है वो बोल रहा हूँ। देश झुका भी है, देश बिका भी है, और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम करके फायदा ले लेते हैं, कभी कभी वो हर बार नहीं ले पाएंगे। कभी वो हिंदू जो है वो किसान भी होगा, नौजवान भी होगा, बेरोजगार होगा, महंगाई से त्रस्त होगा। अगर वो चीजें हावी हो जाएंगी तो हिंदुत्व का एजेंडा अलग हो जाएगा। आपने अभी एक ही मिनट पहले एक स्टेटमेंट दिया, आप ये कह रहे हैं कि वो दंगे कराते हैं, झगड़े कराते हैं। कौन है वो लोग, वो क्या मतलब? यही लोग जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। भाजपा और आरएसएस। हिंदुत्व हमारी आस्था की चीज हो सकती है, लेकिन राजनीति की चीज नहीं हो सकती। लेकिन 100 साल में आरएसएस के पास पहला ऐसा नेता आया है जिसने उनको उनकी सरकार दी है। आरएसएस का ऐसा सोचना नहीं है जैसा आप कह रही हैं। आरएसएस बहुत खुश नहीं है इनसे। अच्छा, क्यों? राम मंदिर बन रहा है, आर्टिकल 370 हट गया है। देखिए, राम मंदिर तो कोर्ट ने बना दिया। लोग कहते हैं मोदी जी बनवा रहे हैं। नहीं, अब तो लोग तो कह रहे हैं कि ये सृष्टि मोदी जी से पहले थी नहीं, वो आए तो ये सृष्टि की रचना हुई है। इनसे ज्यादा तो पॉपुलर योगी है। तो ये तो बात हो रही है कि अगले मोदी योगी ही होने जा रहे हैं। उस पे भी आरएसएस का इनसे झगड़ा है कि नहीं होना चाहिए योगी को, या होना चाहिए। योगी को चाहते हैं आरएसएस के लोग। क्या वजह है कि आप उनसे लोहा लेने टकराने को तैयार हैं जिनके नाम से दरो दीवार हिलते हैं? देखिए, मैं इसलिए तैयार हूँ कि मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि दिस मैन विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। जो भी यहाँ अच्छा है सबको खत्म कर देगा। जैसे कि इनकी कौन सी ऐसी विचारधारा है बीजेपी की, आरएसएस की, जो आपको पसंद नहीं है? मेरी दिक्कत यह है कि मैं अभी तक इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि नरेंद्र मोदी की कोई विचारधारा ही नहीं। उनकी विचारधारा मैं इसके अलावा कुछ नहीं। बहुसंख्यकवाद कुछ नहीं है उनको, उससे भी मतलब मुस्लिम विरोध कुछ नहीं है उनका। जब जरूरत पड़ेगी उसको उठा लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी छोड़ देंगे। कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। आपने देखा नहीं ऑफ लेट सिखों के हर प्रोग्राम में फटका बांध के चले जाते हैं। लेकिन टोपी कभी नहीं पहनेंगे नरेंद्र मोदी। ये कई बार उनको ऑफर भी की गई, उन्होंने कहा नहीं पहनना। मैं बता रहा हूँ, ये टोपी दो पहनेंगे एक की जगह। फर्क ये नहीं है, यहाँ तो 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू हैं, अपना धर्म उन्हें मानने का संविधान उनको अधिकार देता है। फर्क ये है कि अगर उस धर्म को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए राजनीति के लिए, उस धर्म को इस्तेमाल किया जाए धर्म की राजनीति करने के लिए, ये सक्सेसफुली इन्होंने किया है, दंगे वगैरह करा। मैंने तो वेस्टर्न यूपी में देखा, वहाँ हमारे यहाँ कहावत थी कि जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या, और दंगा होते ही जाट हिंदू हो गया। मुजफ्फरनगर के दंगे मेरी आंखों के सामने, कैसे आरएसएस ने कोऑर्डिनेट किए, कैसे साधन दिए उनको दंगा कराने वालों को। ये मुझे भी अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पर इनको 6 महीने में पता चलेगा कि इसको छेड़ा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूं तो पत्रकारों का ये रोज का काम है इंटरव्यू लेना, और नेताओं का भी रोज का काम है इंटरव्यू देना। लेकिन कुछ इंटरव्यू इस तरह के हुआ करते हैं जो देश की राजनीति में और समाज में भूचाल ले आते हैं। ये वो इंटरव्यू है जो सत्यपाल मलिक जी ने दिया अब से ठीक 2 हफ्ते पहले द वायर के करण थापर को। ये इंटरव्यू नहीं बल्कि एक तरह से सोने की खान था उन लोगों के लिए जो राजनीति की दुनिया पर नजर रखते हैं। एक के बाद एक लगातार इतने मुद्दे उठाए गए उसमें कि 2 हफ्ते से लगातार सिर्फ इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा और तब क्या कहा, इंटरव्यू के उस हिस्से में क्या कहा। इस इंटरव्यू की सबसे खास बात ये रही कि नरेंद्र मोदी सरकार के जो 2 बड़े दावे, एक बड़ा दावा नरेंद्र मोदी मिस्टर क्लीन, भ्रष्टाचार रहित सरकार देने वाले व्यक्ति, जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार पर आरोप ये लगाया कि भ्रष्टाचारी ये सरकार है और इसलिए आप मुझे चुनिए क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा यहाँ। उस दावे को एक बहुत बड़ा झटका मिला। और दूसरी बड़ी बात कि भाजपा और आरएसएस का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल प्लैंक है वो है राष्ट्रवाद। और पुलवामा को लेकर जिस तरह के सनसनीखेज बयान रहे सत्यपाल मलिक जी के, वो साफ तौर पर उन लोगों के मन में संशय जरूर, कम से कम कुछ भारतीयों के मन में संशय जरूर पैदा होगा कि क्या वाकई राष्ट्रवादी पार्टी है या नहीं पुलवामा को लेकर जो बयान था। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सत्यपाल मलिक जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। नहीं हो गया। मैं यहाँ पर जब इनके घर पर आ रही थी इंटरव्यू के लिए तो मैंने देखा कि पूर्व, आप सोचिए, गवर्नर, राज्यपाल हैं, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, 2 कमरे के छोटे से मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, ये खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये मकान ऐसा है कि लोगों से भरा हुआ है, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं।
सत्यपाल मलिक जी, 2 हफ्ते जो इंटरव्यू के बाद के गुजरे हैं, कैसे रहे आपके लिए? ये बहुत अच्छे थे। इसमें मैं जितना सोचता था उससे अच्छी प्रतिक्रिया लोगों में हुई। एक तो लोगों में ये फीलिंग आई कि भाई ये सरकार जवानों के किसानों के लिए तो थी नहीं, जवानों के लिए भी है कि नहीं है, और इसमें कितना राष्ट्रवाद है। तो इस पर एक नए सिरे से थिंकिंग देश में शुरू हो गई है। और मुझे बहुत दूर दूर तक, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे जी का भी बयान आया कि आप यहाँ ये महाराष्ट्र में लोग सुनना चाहते हैं आपको, चूँकि इसमें बहुत दिलचस्पी जगी है। फिर जवानों की विधवाओं ने इंटरव्यू दिए और उन्होंने कहा कि इस पर आज तक जांच क्यों नहीं हुई है। और आपकी दिनचर्या में क्या फर्क आया? दिनचर्या में ये आया कि अब मैं यहाँ, मेरे बैठने की 6 लोगों की जगह होती है और कुछ लोगों को वेट करना पड़ता है। मुझे बहुत अशिष्टता लगती है। और लगातार आप दिन भर मिलते रहते हैं लोगों से? कम से कम 9 बजे तक लोग आते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। और इस दौरान आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रही, जाहिर है एक उम्र का तकाजा है। और जितना नहीं, मैं अभी राजस्थान गया था तो मुझे लगता है माइक में कोई डिफेक्ट था, उससे गला गड़बड़ हो गया। अब यहाँ बात ये हो रही है कि आपने जिस तरह के जो आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर भी चल रहा है, आपने जो कहा, अमित शाह ने फिर उसका जवाब दिया कि भाई जब गवर्नर थे तब ये सब बातें क्यों नहीं कही, फिर आपने उसका जवाब दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि पूछताछ उन लोगों से नहीं हो रही है जिन पर आरोप लगे हैं। वो भी गंभीर आरोप हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, उसके साथ न सिर्फ कि समझौता किया गया, बल्कि एक तरह से आपने ये एक सजेशन, एक तरह का मशवरा दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि ये राजनीतिक कारणों के तहत इस हमले का फ़ायदा मिला हो। आपने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि ये हमला कराया गया होगा किसके ज़रिए, लेकिन आपने ये ज़रूर कहा कि राजनीतिक फ़ायदा जिसको मिल रहा था उसने कहा कि चुप रहिए। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का आपने नाम लिया। आपको ज़रा भी नहीं लगा एक पल के लिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लेने की इजाज़त नहीं है, पूरा का पूरा भारत का मीडिया डरा हुआ है, नरेंद्र मोदी नहीं कह सकता है, द वन हु शुड नॉट बी नेम्ड। मैं कह सकता हूँ, और मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जैसी इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी नहीं हुई, और उन्होंने मुझे चुप करा दिया। जबकि मुझे चुप कराने के बजाय उनको इस मामले की जांच करानी चाहिए थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी कि किसकी वजह से ये हुआ। 4 महीने तक, ये उसमें रिपोर्टेड है भास्कर अखबार में, कि 4 महीने तक होम मिनिस्ट्री में CRP की जो डिमांड थी जहाज़ की पेंडिंग रही। 4 महीने के बाद मना किया कि हम नहीं दे पाएंगे, जो कोई मुश्किल बात नहीं थी। मेरे से मांगते मैं दे देता 5-6 जहाज़। 1 हफ्ते 2 दिन में प्रोक्योर होते हैं। दिल्ली में जहाज़ों की इतनी प्राइवेट कंपनियां, फौरन जहाज़ मिल जाते हैं। लेकिन वो तो कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा। आपने दोनों दावों को काउंटर किया है कि वो देश बिकने भी दे रहे हैं और झुकने भी दे रहे हैं। मैं तो उनको देख कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जो सच है वो बोल रहा हूँ। देश झुका भी है, देश बिका भी है। और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में इस सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा। मैं अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आया, मुझे गुवाहाटी से आना पड़ता था। एक लड़की खड़ी थी गुलदस्ता लिए। मैं कहा बेटे आप कौन? कि मैं अडानी की तरफ से आई। मगर अडानी का यहाँ क्या मतलब? कहने लगे जी एयरपोर्ट ये हमको दे दिया है। 11 एयरपोर्ट दिए उसको। तो देश बिक भी रहा है और झुक भी रहा है। झुक भी रहा है, झुक रहा है। आज तक प्रधानमंत्री चीन के मामले में नहीं बोले कि लद्दाख में क्या पोजीशन है। लेकिन आप एक तरफ ये सारी बातें कहते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति ले आते हैं। सारी भ्रष्टाचार की चीज़ें, सारी जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी की बातें, वो सब एक किनारे हो जाती हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट हैं और ये काफ़ी है। होंगे, लेकिन ये सारा देश जैसा वो 1-2 बार देखिए, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू सिर्फ दंगे के 4 दिन में हिंदू रहता है, बाकी वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। ये हिंदू मुस्लिम करके फ़ायदा ले लेते हैं कभी कभी, वो हर बार नहीं ले पाएंगे। कभी वो हिंदू जो है वो किसान भी होगा, नौजवान भी होगा, बेरोजगार होगा, महंगाई से त्रस्त होगा। अगर वो चीज़ें हावी हो जाएंगी तो हिंदुत्व का एजेंडा अलग हो जाएगा। लेकिन अभी तो सोच रहा है कि सर्वोपरि जो उसकी पहचान है वो एक हिंदू की पहचान है, और जिसके एक नुमाइंदे के तौर पर नरेंद्र मोदी बन गए। ऐसा नहीं है। अब आप देखें, मेरे गांव में एक मंदिर है 300 साल पुराना। मैं अभी गया था, उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं हम लोग। मैंने पूछा कितने लोग आते हैं जल चढ़ाने? 15,000 मेरे गांव की आबादी है, सिर्फ 3 आदमी जल चढ़ाने जाते हैं। ये सारा उत्तर भारत जो है ये महर्षि दयानंद के असर में रहा, आर्य समाजी रहा है, ट्रेडिशनल हिंदू नहीं है उस तरह से जैसा ये सोचते हैं। वो तो ये दंगे कराते हैं, झगड़े कराते हैं, वायलेंस कराते हैं,
तब वो उभार आता है, लेकिन वो रोज नहीं हो। लोग खेल समझ गए, अब नहीं होगा। आप जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं? जिम्मेवारी के दंगे साथ और कह झगड़े रहा हूँ आप मैं। कह ये रहे हैं? बात पूछता हूँ मैं, कभी ऐसा उस वक्त तो हिंदू तो नहीं हो जाओगे कि नहीं साहब हिंदू हम अपनी पूजा के दिन होंगे? इसमें नहीं होते हैं। क्योंकि अमित शाह ने तो ये कहा कि अगर कर्नाटक में सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की तो दंगे होंगे। अब वो अमित शाह जी से मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैं तब क्यों नहीं बोला जब मैं गवर्नर था, तो उन्हें ध्यान ही नहीं है। मैं तो उसी दिन बोला था जब मैं गवर्नर था, जिस दिन पुलवामा हुआ उसी दिन मैं बोला। और मैं ये नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री को बताया, मैं 2 न्यूज चैनल पे बोल चुका था। आपने अभी 1 ही मिनट पहले एक स्टेटमेंट दिया, आप ये कह रहे हैं कि वो दंगे कराते हैं, झगड़े कराते हैं। कौन है वो लोग? वो क्या मतलब? यही लोग जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। भाजपा और आरएसएस? हिंदुत्व हमारी आस्था की चीज हो सकती है, लेकिन राजनीति की चीज नहीं हो सकती। क्या आप भाजपा आरएसएस के लिए कह रहे हैं ये बात? मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग सब समझते हैं, आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ। अब मैं इस इंटरव्यू को मैं एक तरह से उस जल्जले के तौर पर लेती हूँ जिस तरह से हम देखें कि हमने डिमोनेटाइजेशन देखा, नोटबंदी की गई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से पूरा कोविड का मिसमैनेजमेंट हुआ। अब ये तीसरा बड़ा झटका है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, चूंकि वो समझौता कर सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा से और साथ साथ उसका राजनीतिक फायदा भी उठा सकती है। ये इंटरव्यू से साफ ही आपके अल्फाज हैं, मैं ये कह रही हूँ। तो जब वो नोटबंदी से पॉलिटिकली कोई असर नहीं पड़ा, अब दूसरी बात कोविड में लाखों लोग मर गए, यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी सह लेगी जनता? वो कहते हैं सह लेंगे हम। अब देखिए, मैंने भी जनता को देखा है। मैं वोफर्स के मूवमेंट के वक्त वीपी सिंह के साथ था। 2.5 साल बचे थे जब हमने इस मुद्दा उठाया, 2.5 साल बाद चुनाव था, लेकिन हम ले गए इसको गांव गांव, और पूरी 404 की कांग्रेस 150 पे रह गई। तो ये भी अगर 150 पे आ गए 300 से, तो नरेंद्र मोदी को तो बीजेपी के लोग हटा देंगे। नरेंद्र मोदी को बीजेपी के लोग हटा देंगे बिकॉज ही विल बिकम लायबिलिटी टू देम। लेकिन 100 साल में आरएसएस के पास पहला ऐसा नेता आया है जिसने उनको उनकी सरकार दी है। आरएसएस का ऐसा सोचना नहीं है जैसा आप कह रही हैं। आरएसएस बहुत खुश नहीं है इनसे। अच्छा, क्यों? राम मंदिर बन रहा है, आर्टिकल 370 हट गया है। राम मंदिर तो कोर्ट ने बना दिया, लोग कहते हैं मोदी जी बनवा रहे हैं। नहीं, अब तो लोग तो कह रहे हैं कि ये सृष्टि मोदी जी से पहले थी नहीं, वो आए तो ये सृष्टि की रचना हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस खुश नहीं है नरेंद्र मोदी से? नहीं। क्यों नहीं है इनके, ये मिसबिहेव्स विद एवरीवन। मिसबिहेव मतलब? भागवत जी खुश नहीं है, बाकी लोग भी खुश नहीं है। लेकिन सारा जब आरएसएस का पूरा एजेंडा फिट हो रहा है, जो वो चाहते थे, जो उनका सबसे बड़ा विचारधारा का, उनके जो बड़े आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स थे, वो सब कामयाब हो रहे हैं, तो उसमें नाखुश होने की क्या बात? मैं भी लोगों से मिलता जुलता हूँ, आप भी जरा कुरेद के देखिए। लेकिन इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहते। एक सेक्शन है आरएसएस का जो कमाऊ पूत हैं वो खुश हैं, लेकिन जो ट्रू आरएसएसाइट्स हैं वो खुश नहीं हैं। और आपको लगता है कि ये आपने जो पर्दाफाश किया है, इसके बाद से जनता में इतना असर होगा कि वो एक वजन, एक लायबिलिटी बन जाएंगे बीजेपी के लिए, और बीजेपी लोगों खुद में हटा जा रहा हूँ। देगी? मैं तो हर महीने में कम से कम 6, 7, 8 पब्लिक मीटिंग करता हूँ, और वहाँ मैं फील करता हूँ कि ये नाराज हैं वो लोग। किस तरह की नाराजगी? क्या कह रहे हैं वो? नाराजगी बेसिकली तो सबसे नंबर 1 नाराजगी महंगाई है। ये इश्यूज को डाइवर्ट करते हैं, लेकिन लोग अब डाइवर्ट नहीं होने। महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इनसे ज्यादा तो पॉपुलर योगी है। तो ये तो बात हो रही है कि अगले मोदी योगी ही होने जा रहे हैं। उस पे भी आरएसएस का इनसे झगड़ा है कि नहीं होना चाहिए योगी को, या होना चाहिए। योगी को चाहते हैं आरएसएस के लोग। अब मुझे ये बताइए सत्यपाल मलिक जी, जो अगला सवाल जो बन रहा है, लगातार पिछले 2 हफ्ते से पूछा जा रहा है, वो ये कि भाई सत्यपाल मलिक जो कि 4 राज्यों में गवर्नर रहे, बड़े वफादार सिपाही रहे भाजपा के, आरएसएस के, और अब अचानक वो ये सब बातें कह रहे हैं क्योंकि उन्हें नई पोस्टिंग नहीं मिली है। अगर आपको कोई भी नया ओहदा मिल गया होता तो वाकई ये सब बातें कह रहे होते हैं? नहीं, आप मुझे बताओ, मैं तो ओहदा मिलने से बहुत पहले से बोल रहा हूँ। क्यों मिलना चाहिए था मुझे ओहदा? मैं तो अपना वोट ऑफ डिसेंट शुरू दिन से, पुलवामा के बाद से बोलना शुरू हो गया था। फिर किसानों पे बोला, कई चीज़ों पे बोला, अंबानी अडानी पे बोला। लेकिन पद पे बने रहे आप।
हाँ बना रहा। वो जब छोड़ने की नौबत आई तो मैं, एक मेरे दोस्त हैं मिनिस्टर, उनके यहाँ गया। मैंने कहा साहब मैं किसानों वाले पे इस्तीफा देने जा रहा हूँ कि बेवकूफ़ी मत करना, ये मांगे तो देना, अदरवाइज मत देना। तो पहले आपने ये क्यों नहीं सोचा? अभी काफ़ी दिनों से आप अपने पोजीशन पे, ओहदे पे नहीं है। करण थापर भी यहीं थे, आप भी यहीं थे, द वायर भी यहीं था, पहले ये इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ? अब मांगा ही नहीं। अब करण भाई मुझे जिस दिन कहते मैं चला जाता हूँ उनके यहाँ। वो शायद इस इंतजार में होंगे कि कंट्रोवर्शियल बने तभी से इंटरव्यू लो। लेकिन आपने जो उस इंटरव्यू में जो सारी बातें कही, वो आपने सोच समझ कर कही? आपको आप कोई देखो मैंने पछतावा है? कितने सहज भाव से कही, सोच समझ के कही, और मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन पूछताछ तो उन लोगों से नहीं हो रही है जिन पर आपने आरोप लगाया, पूछताछ उन लोगों से हो रही है जो आरोप लगा रहा है। सीबीआई कितने घंटे रही आपके पास? सीबीआई काफ़ी देर रही, पर वो देवर क्वाइट कर्टियस, डिसेंट लोग हैं। मेरे घर आए, मुझे नहीं बुलाया। और ये सही है, दिलचस्प बात यह है कि जिनकी जांच होनी चाहिए उनकी जांच नहीं हो रही है। लग ये रहा है जैसे मेरी जांच हो रही है, जबकि हो उन्हीं की रही है। लेकिन आप तो सिर्फ एक गवाह के तौर पर हैं। हाँ हाँ, और गवाह से आरोपी भी बन सकते हैं। कभी भी वो जब चाहे आरोपी बना दें, क्या करेंगे आप? अदालत में, आखिर तो कोर्ट में ही हमको राहत मिलेगी, इनके यहाँ तो मिलेगी नहीं। ऐसी क्या बात है सत्यपाल मलिक जी जो आप सारा खतरा उठा लेने को तैयार हैं, सब कुछ कह देने को तैयार हैं? देश का के जो सबसे दो ताकतवर लोग हैं, या मैं कहूँगी एक सबसे ताकतवर व्यक्ति, मतलब भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी को माना जाता है कि शायद यही दो सबसे बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके नाम से दरो दीवार हिलते हैं। ऐसे में आप क्यों तैयार हैं सब कहने के लिए? वो फर्ज के मामले में 4 साल की राज्यसभा छोड़ी थी राजीव गांधी का अपोजिशन करते हुए। 404 का एमपी था, लेकिन 1.5 साल में वो 150 लोगों का एमपी रह गया। तो ये जो आज ताकतवर दिखते हैं, जब जनता का उफान आएगा तो इनका पता भी नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं कहती हूँ आपका मोटिवेशन क्या है? क्या वजह है कि आप उनसे लोहा लेने, टकराने को तैयार हैं जिनके नाम से दरो दीवार हिलते हैं? देखिए, मैं इसलिए तैयार हूँ कि मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि दिस मैन विल डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। जो भी यहाँ अच्छा है सबको खत्म कर देगा। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ही इज नॉट अगेंस्ट करप्शन। महंगाई बहुत बढ़ रही है, ही इज नॉट बॉदर्ड। फिर बेरोजगारी, नौजवान लोग चप्पल पटकाते घूम रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और जो देश की बुनियादी समस्याएं हैं उन पे बात भी नहीं करता है। इनके मन की बात में कभी जो देश की ये समस्याएं, इनका जिक्र नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में लोगों को बहलाए रखेगा, डाइवर्ट करता रहेगा और मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन ये महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें, ख़राब इकोनॉमिक हालात, ये तो कोई बहुत नई बात नहीं है। नहीं, नई नहीं है, लेकिन ये अब जितनी है इतनी कभी नहीं थी। सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी है जिसकी वजह से आपको तकलीफ है, या कोई और भी बात? नहीं, ये तो है ही है। मुझे इस पर भी तकलीफ है कि करप्शन के खिलाफ एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी है कि एंटी फार्मर इनकी पॉलिसीज है। मैं तो कई बार जब किसानों के मामले पे इनसे मिलने गया तभी मुझे लगा कि दिस मैन इज इनहेरेंटली एंटी फार्मर। क्या कहा उन्होंने जब आपने अपने मुद्दे उठाए? ये किसानों वाला तो जब मैंने उठाया तो बोले चले जाएंगे सतपाल, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा साहब ये आप इन्हें जानते नहीं हैं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। मैं कहा सिख तो वो हैं जिनके गुरुओं ने अपने 4-4 बच्चे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जाट वो हैं जो अकबर की कब्र उखाड़ लाए थे। अब ये इकट्ठा हो गए। जब दुश्मन से लड़ो तो उसको जान लो कि उसकी नेचर क्या है। ये मुझे भी अभी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पर इनको 6 महीने में पता चलेगा कि इसको छेड़ा था। और आप सही थे किसानों के मामले में? हाँ, मैं सही था। आखिर इन्हें माफ़ी मांग के वापस लेने पड़े। मैं इनके खिलाफ नहीं था, मैं इनके पक्ष में था अगर ये मेरी बात मान लेते। तो यही तो पूरी दलील ये दी जा रही है कि भाई आपकी जो असहमति है इनसे, ये एक तरह का इंटरनल इशू है, अंदरूनी मामला है, आप कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है। नहीं, अंदरूनी और बाहर का नहीं, मतलब आपको कल को मना लेंगे, आप वापस घर लौट जाएंगे? मैं अब कहीं कभी नहीं लौटूंगा। नरेंद्र मोदी आपको एक फोन कर दें और कहें कि भाई मान जाइए? बिल्कुल नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा ये काम कर लो, ठीक, मैं मान जाऊंगा। वो कहेंगे भाई मैं कर रहा हूँ, मैं तो कर लेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो नरेंद्र मोदी के फोन से भी आप नहीं मानेंगे? नरेंद्र मोदी का फोन मेरे लिए एक साथ जो और किसी का फोन हो उससे फर्क नहीं है। सवाल ये है कि ही इज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इल्स। अगर वो उसको सुधारते हैं तो मैं उनकी जय बोल दूंगा।
मतलब आपका सैद्धांतिक उनसे असहमति है। एग्जैक्टली मेरा पर्सनल क्या है। और विचारधारा के स्तर पर? विचारधारा के स्तर पे तो है ही है। जैसे कि इनकी कौन सी ऐसी विचारधारा है बीजेपी की, आरएसएस की, जो आपको पसंद नहीं है? मेरी दिक्कत यह है कि मैं अभी तक इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नरेंद्र मोदी की कोई विचारधारा ही नहीं है। उनकी विचारधारा मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुसंख्यकवाद? कुछ नहीं है उनको, उससे भी मतलब मुस्लिम विरोध? कुछ नहीं है उनका। जब जरूरत पड़ेगी उसको उठा लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी छोड़ देंगे। तो ये तमाम जो हम देख रहे हैं पिछले करीब 9 साल से, तमाम तरह की जो पॉलिसीज हैं, तमाम तरह की जो राजनीति है, एक समुदाय के खिलाफ है, ईसाइयों के, मुसलमानों के, और फिर हम कमजोर तबकों को ले रहे हैं, दलितों के, आदिवासियों के। आप कह रहे हैं ये सब कोई खास बात ये नहीं? तो जहाँ जरूरत पड़ेगी मस्जिद चले जाएंगे। अब तो ये गुरुद्वारे जाने लगे ना, तो वो एक उसका शेर है खुमार बाराबंकी का कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। आपने देखा नहीं ऑफ लेट सिखों के हर प्रोग्राम में फटका बांध के चले जाते हैं। लेकिन टोपी कभी नहीं पहनेंगे नरेंद्र मोदी। ये कई बार उनको ऑफर भी की गई, उन्होंने कहा हमने नहीं ये मैं बता रहा हूँ, ये टोपी दो पहनेंगे एक की जगह। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स अभी काम आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है? लेकिन आप, मुझे लग रहा है, भूल रहे हैं 2002 का इतिहास। वो क्या था कि 2002 में जब से उनकी मुस्लिम विरोध की जो राजनीति शुरू हुई, जब से वो पूरे, मैं कहूँगी, राष्ट्रीय एक मानचित्र पर आए। ये सऊदी अरब गए, मस्जिद विजिट करने गए कि नहीं गए? ये नमाज भी पढ़ लेते अगर कोई कहता है नहीं। इनका कोई उसूल नहीं है। ये सुविधा की राजनीति है, आप ही कह रहे हैं। एग्जैक्टली, ही वांट्स टू रिमेन इन पावर, ही वांट्स टू सर्वाइव एज ए सोल लीडर। इनका है कि मेरे से पहले ना जवाहरलाल हुए, ना अटल बिहारी वाजपेयी हुए, ना कोई हुए, मैं। आपने देखा नहीं राज्यसभा में एक अकेला मैं करते हुए इन्होंने भाषण किया। अडानी पे एक शब्द नहीं जवाब दिया। बल्कि तो वो खुद ही अपने मुंह से बार बार कहते हैं मोदी ये कह रहा है, मोदी ये कर रहा है। वो असल में ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें आदमी खुद के इश्क में पड़ जाता है। तो ये अपने आप से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनको दुनिया की कोई चीज़ ही नहीं दिखती है। मुझे लगता है सत्यपाल जी, आप थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। आप 100 साल के आरएसएस के इतिहास को नहीं समझ रहे हैं। जब उन्होंने पूरी तरीके से भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की है पिछले 100 साल से, 2025 में 100 साल हो जाएंगे उनको। और इसके अलावा तमाम तरीके से उन्होंने आदिवासियों के साथ उनको रेडिकलाइज करने से लेकर, ओबीसीज का हिंदूकरण करने से लेकर, मुस्लिम समुदाय को दूसरे दर्जे के नागरिक को तब्दील करने की कोशिश हो रही है, ईसाइयों के साथ जिस तरह का माहौल बन रहा है, इन सबको आप एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं देख रहे हैं? आप कुछ नहीं है इनका। मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू के बारे में तो आप श्योर रहिए कि हिंदू तो हफ्ते में, साल 2 साल में एक हफ्ते के लिए हिंदू होता है जब दंगा हो जाता है, वरना वो नॉर्मल बीइंग रहता है। आरएसएस ने पूरा जोर लगा। मेरे गाँव में मंदिर है 300 साल पुराना, अभी मैं उसको वो करा रहा हूँ, उसका जीर्णोद्धार। मैंने पूछा भाई कितने लोग आते हैं जल चढ़ाने के? जी 15,000 की आबादी है गांव की, 3 लोग आते हैं शाम। साधारण किसान है वो, राम राम जी भी बोलेंगे, खेत पे जाएंगे, सब करेंगे, पर वो इस पोंगापंथी में नहीं है। मैं वही पूछ रही हूँ कि फर्क ये नहीं है, यहाँ तो 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू हैं, अपना धर्म उन्हें मानने का संविधान उनको अधिकार देता है। फर्क ये है कि अगर उस धर्म को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाए राजनीति के लिए, उस धर्म को इस्तेमाल किया जाए धर्म की राजनीति करने के लिए, ये सक्सेसफुली इन्होंने किया है दंगे वगैरह करा के। मैंने तो वेस्टर्न यूपी में देखा, वहाँ हमारे यहाँ कहावत थी कि जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या, और दंगा होते ही जाट हिंदू हो गया। मुजफ्फरनगर के दंगे मेरी आंखों के सामने, कैसे आरएसएस ने कोऑर्डिनेट किए, कैसे साधन दिए उनको दंगा कराने वालों को। कश्मीर पे मैं आ जाती हूँ। कश्मीरी, बहुत सारे कश्मीरी जानना चाहते हैं कि क्या सत्यपाल मलिक जी इस बात से सहमत थे उस वक्त जब वो गवर्नर थे? इतिहास में आपका नाम तो दर्ज होगा, आपके दस्तखत के बिना तो वो हो नहीं सकता था जो हुआ। क्या आर्टिकल 370 को हटाया जाना ठीक था? मैं उसके पक्ष में था कि हटाया जाना चाहिए। उसके रहते वो कश्मीरियों की देश के साथ एकता नहीं बनती थी। लेकिन जिस तरह से हटाया गया, नहीं जिस तरह से क्या हटाया तो ठीक ही था। देखिए सारे चुनाव में मोदी जी बोले कि हम ये हटाएंगे, तो मैंडेट हो गया उनको,
फिर पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में पास हो गया, तो और तरीका क्या होता? तरीका ये कि वहाँ पर सेना भेजकर तमाम जगह कर्फ्यू लगा के, फ़ोन इंटरनेट बंद करके, लोगों के तमाम अधिकार सस्पेंड करके, और फिर जो है आर्टिकल 370 हटाया गया। अभी मणिपुर में चीफ मिनिस्टर को कहीं जाना था, वहाँ दंगा हो गया। अब वहाँ इंटरनेट सस्पेंडेड है 3 दिन से। इंटरनेट सस्पेंड इसलिए करना पड़ता है, मैंने भी पूछा क्योंकि मैं वहीं था, क्यों? कहने लगे साहब इसका मिसयूज करता है पाकिस्तान, इसलिए सस्पेंड करते हैं। नहीं तो भारतीय जो नागरिकों के अधिकार हैं, और 24 घंटे या 48 घंटे इंटरनेट सस्पेंशन एक बात है, लेकिन हफ्तों तक इंटरनेट सस्पेंशन, उसकी आप क्या कह रहे हैं? आप ये हिमायत कर रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं कि ये ठीक था? मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर वो ज़रूरी है कि दंगा, जैसे दंगे में 144 लगाते हैं या पब्लिक मीटिंग नहीं होने देते, वो तो जरूरी होती, होने देंगे तो दंगा हो जाएगा। तो इसलिए आप तमाम नागरिकों के महीनों तक उनके अधिकार सस्पेंड कर दें और पूरे राज्य को एक तरह से सेना के हवाले कर दें कि ठीक है। कहीं सेना के हवाले नहीं था। मैं तो जिस दिन ये हटाया गया है उसके अगले दिन मैंने 3 हॉस्पिटल विजिट किए, कई हजार आदमी हॉस्पिटल्स के बाहर खड़ा था, एंड दे वर वेविंग एट मी। तो आपको असहमति इस बात से नहीं है? आपको लग रहा है आर्टिकल 370 हटाया जाना ठीक था? जिस तरह से हटाया गया वो भी ठीक था? वो भी ठीक था। तो फिर असहमति किस बात की है? असहमति है कश्मीर की स्टेटहुड नहीं खत्म करनी चाहिए थी। अच्छा। और वो जल्दी से जल्दी वापस देनी चाहिए। इन्होंने हाउस में अमित शाह साहब ने प्रॉमिस किया था, उसको एकदम वापस कर दें तो कश्मीरी लोगों का दुख आधा रह जाएगा। और जो असंवैधानिक तरीके से किया गया, इस बात की तो इजाज़त संविधान में नहीं देता। जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटा लिया गया, पहले असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और संविधान का ही एक हिस्सा इस्तेमाल करके संविधान की ही एक तरह से हत्या की गई। क्या इस बात का कोई समर्थन हो सकता है? इसमें देखिए, असेंबली तो डिसॉल्व होनी थी, अपने कारणों से हो गई। जिस वक्त डिसॉल्व की गई थी वो इस निगाह से नहीं की गई थी कि हमको ये करना है, चूंकि मैं था ना डिसॉल्व करने वाला हूँ, तो मुझे पता है कैसे हुई थी। आई एम राइटिंग ए बुक ऑन इट एंड दैट विल एनलाइटन यू कैसे हुई थी। ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट अल्टीमेट बॉडी है, दोनों हाउसेज में पास हुआ। राज्यसभा में तो माइनॉरिटी थी, फिर भी वहां पास करा लिया। तो इसमें क्या गड़बड़? नहीं, लेकिन जो आर्टिकल 370 है, कश्मीर के साथ जो रिश्ता है भारत का, पूरा एक्सेशन की अगर हिस्ट्री हम देखें, ये कश्मीर कैसे बना भारत का हिस्सा, उसको तो नहीं भूल सकते। एक्सेशन की शर्त नहीं थी। 370 तो बाद में इंसर्ट किया गया और वो भी कोई परमानेंट चीज नहीं। वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन 370 ही तो वो रिश्ता है जो भारत और कश्मीर को जोड़ता है। 370 ही वो रिश्ता है जो भारत और कश्मीर को एक नहीं होने दे रहा। ये आपकी राय का इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन अगर कानूनी तरीके से देखें, वो तो आप जाइए कहेंगे हिंदुस्तान से आए हो। और अब आपको लगता है हिंदुस्तानी बन गया कश्मीर? अगर आप, मेरी अभी भी ये राय है कि अगर ये जल्दी से जल्दी स्टेटहुड दे के इलेक्शन करा देंगे तो ये दुख कम हो जाएगा। अभी मैं जनवरी और फरवरी के महीने में कश्मीर में ही थी और मैं चाहती हूँ कि आप फायर पर वो रिपोर्ट्स भी देखें, जहाँ आज का कश्मीरी 2019 से पहले के कश्मीरी से बिल्कुल अलग है। वो खौफ के साये में जी रहा है। जितना वो पहले भारत को अपना हिस्सा मानता था, उससे भी कम अपने को भारत का हिस्सा मान रहा है। खौफ किस चीज़ का? ये मैं आपको, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि हम परेशान हैं तो शाम को पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। इस तरह का गदर नहीं है, मैं नहीं मानता। मुझे भी बताया गया था, मैंने वो सख्त हिदायत दे दी थी कि जो कोई अनलॉफुल 1 घंटे के लिए भी किसी आदमी को डिटेन करेगा, उस दरोगा को मैं सस्पेंड कर दूंगा। कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके जाने के बाद ऐसा हो रहा है? नहीं, अब हो रहा होगा। आपके जाने के बाद ऐसा हो रहा है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और ये जानने की कोशिश करती हूँ, सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका मुझे बताएं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो गुप्तकार वाले बैठ के मीटिंग करते हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो भी जेल में जाएंगे फिर। नहीं, जेल में जाना कौन बुरी बात है? शेख अब्दुल्ला तो 10 साल जेल में रहे थे, ये भी रहेंगे। सबके पास इतनी हिम्मत नहीं होती। अब अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम मैं कोई राजनीतिक कदम पूछ रही हूँ। राजनीतिक कदम मेरा ये होगा, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं इश्यूज पे कैंपेन करूंगा। नहीं, क्यों? मैं सोच रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में जो एक चेहरा चाहिए, एक ऐसा विश्वसनीय चेहरा, आप तो खासकर एक तरह के इनसाइडर भी हैं, कि नरेंद्र मोदी बनाम सत्यपाल मलिक 2024? नहीं, मैं अपना इतना बड़ा दर्जा नहीं समझता हूँ। मैं एक साधारण पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हालांकि मैं इनसे बहुत सीनियर हूँ राजनीति में। जो मेरा रोल होगा, लोगों में घूम के मैं उसे फील करूंगा, वैसा ही काम करूंगा।
नहीं तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि फिर आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप राजनीतिक पद नहीं लेना चाहते और जो बातें आप कह रहे हैं, जो आपकी पब्लिक पॉस्चरिंग मैं है। हासिल यही करना चाहता हूँ कि जो इश्यूज मैंने रेज किए हैं वो रेलेवेंट बने, लोग उन पर सोचें और एक्ट करें। जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो आपके संपर्क में आ रही हैं? काफी। किन किन से आपकी मुलाकात हुई? बहुत लोगों से होती है। नाम लेना चाहेंगे? वो जरूरी और ठीक नहीं है। वैसे परसों ही मेरी उद्धव जी से बात हुई, उनके वो आए थे जो उनके वो हैं स्पोक्समैन, सामना जो चलाते हैं, तो दे आर डिसेंट पीपल। उद्धव जी ने कहा कि महाराष्ट्र में आइए, लोग आपको सुनना जानना चाहते हैं, मैं जाऊंगा उनके यहाँ। ऐसे ही सब स्टेट में नीतीश मेरे बहुत पुराने जमाने के दोस्त हैं। तो ये तमाम लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो ऑपोजिशन यूनिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुट करने की ऑपोजिशन को, वो कामयाब होगी? क्या करना चाहिए ऑपोजिशन को, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इनकी उस तरह तो यूनिटी होगी नहीं कि खुद को डिसॉल्व करके एक पार्टी बना लें, क्योंकि लीडरशिप का मुद्दा खड़ा होगा, पीएमशिप का होगा। इनको सिर्फ वो करना चाहिए जो वीपी सिंह ने किया था, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार। अच्छा, जहाँ बीजेपी का एक उम्मीदवार खड़ा हो, वहाँ ये सहमति से एक उम्मीदवार खड़ा कर दें, बीजेपी 100% हार जाएगी। यानी पूरे ऑपोजिशन का एक यूनाइटेड कैंडिडेट होना चाहिए। कैंडिडेट हो सब जगह, 1 वर्सेस 1। ये कहाँ संभव है? ये संभव है, ये हुआ था, बीपी सिंह ने करके दिखाया था। 404 की कांग्रेस को 125 की कर दी थी। अभी आप 2024 में किस तरह की तस्वीर उभरते हुए देख रहे हैं और अपना रोल क्या देखते हैं आप? 2024 में मैं देखता हूँ कि देयर इज नोबडी लाइक नरेंद्र मोदी, और कोई नया आदमी प्राइम मिनिस्टर हो गया देश का। होगा? हाँ। ये भविष्यवाणी है आपकी 100%। या उम्मीद है? उम्मीद भी है, भविष्यवाणी भी है, और मैं आई एम स्ट्राइविंग फॉर दिस, काम कर रहा हूँ इसके लिए। अच्छा, तो यानी अब आपका 1 साल का जो स्केड्यूल है, जो शेड्यूल है, वो क्या रहेगा? भाई यही है, मैं घूम रहा हूँ, लोगों में उनको जागृत करते, बात करते। 1 महीने में कम से कम 10 पब्लिक मीटिंग्स कर रहा हूँ। और कहाँ कहाँ करेंगे आप ये पब्लिक? राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मतलब आपका जो प्रभाव का क्षेत्र है, आप वहाँ रहेंगे या उन इलाकों में भी जाएंगे जहाँ जहाँ आप गवर्नर रहे? नहीं, उनमें तो नहीं जाऊंगा। तो आप इधर उत्तर भारत के इलाकों में जहां आप समझते हैं आपका असर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल मलिक जी कि आपने हमसे बातचीत की, समय दिया इस इंटरव्यू के लिए। तो साफ तौर पर देखा जाए कि अगला जो प्लान ऑफ एक्शन है सत्यपाल मलिक जी का, वो यही है कि वो नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ ऑपोजिशन को कह रहे हैं कि यूनाइटेड करने का काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा खुद वो कोई राजनीतिक पद अभी तक लेने को तैयार नहीं है, जिसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है उनके खिलाफ कि उनकी जो राजनीतिक मंशाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी वजह से ये तमाम तरह के पर्दाफाश कर रहे हैं ताकि अपने लिए एक तरह का एक नया सपोर्ट नेटवर्क बना सकें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।